मैं इस ढलान पर एक गेंद रखती हूँ और अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब गेंद आगे बढ़ेगी तो इसकी रफ्तार में क्या तब्दीली आएगी। अगर आप ये काम फोर्सेस और एक्सेलरेशन से हल करने की कोशिश करें तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके बजाय इस वीडियो में मैं एनर्जी कॉन्जर्वेशन इस्तेमाल करूंगी और ना सिर्फ ये बल्कि मैं और भी दिलचस्प मसाइल हल करूंगी। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। एनर्जी कॉन्जर्वेशन इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले ये फैसला करना होता है कि हमारा सिस्टम क्या है। आप सोच रहे होंगे सिस्टम क्या है। दरअसल सिस्टम चीज़ों का एक ग्रुप होता है जिनमें हमें दिलचस्पी होती है। मिसाल के तौर पर इस खास सूरत में मैं गेंद और अर्थ को अपना सिस्टम मानूंगी। अब इसके अलावा जो भी चीज़ें हैं जैसे ढलान हुआ, ये सब मेरा माहौल है, ठीक है। अब आम तौर पर जब कोई सिस्टम अपने माहौल के साथ राब्ता करता है तो वो इसके साथ एनर्जी का तबादला कर सकता है। मिसाल के तौर पर जैसे ही गेंद नीचे गिरती है, नीचे जाते हुए फ्रिक्शन होती है और फ्रिक्शन की वजह से कुछ हीट बनती है। इसका मतलब है कि वहाँ थर्मल एनर्जी होती है। एनर्जी कहाँ से आई? ये तो यहाँ से ही आई होगी जब गेंद नीचे गई है ना, यानी यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र हुई है। इसी तरह हवा की मुज़ाहमत की वजह से ये हवा को भी गर्म कर सकती है और इसलिए एनर्जी हवा में भी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन कभी कभार ये एनर्जी ट्रांसफ़र इतनी कम होती है कि हम इसे नज़रअंदाज कर सकते हैं, कभी कभी ऐसा नहीं होता। तो इस खास सूरत में आइए इसे नज़रअंदाज करते हैं। ये प्रैक्टिकल तो नहीं है लेकिन समझने के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो जब भी कोई सिस्टम अपनी एनर्जी माहौल में ट्रांसफ़र नहीं कर रहा होता, हम कहते हैं कि ये आइसोलेटेड सिस्टम है क्योंकि ये एनर्जी के लिहाज से माहौल से अलग है। और इस सूरत में सिस्टम की टोटल एनर्जी एक जैसी रहती है और यही चीज़ हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे ताकि पता चल सके कि गेंद के साथ आगे क्या होता है। इसकी टोटल एनर्जी एक जैसी रहनी चाहिए। तो आइए टोटल एनर्जी को नोट करते हैं। इस खास नुक्ते पर काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि हमने अभी गेंद को छोड़ा है, लेकिन इसके पास कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि यहाँ कुछ बुलंदी है। इसलिए मेरी अर्थ गेंद सिस्टम की सारी एनर्जी यानी टोटल एनर्जी यहाँ सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और हम इसे इस तरह के इंडिकेटर से दिखा सकते हैं। सारी एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये बार पूरी तरह भरी हुई है और ये बार बिल्कुल खाली है क्योंकि यहाँ कोई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। अब क्या होता है जब ये नीचे जाती है? जैसे जैसे ये नीचे जाती है ये अर्थ के करीब आती है, बुलंदी कम हो जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, जिसका मतलब है किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, इसलिए रफ्तार भी बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे ये नीचे जाएगी इसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी और फिर क्या होता है जब ये इस पॉइंट पर पहुंचती है? देखें, ये इस पूरी ट्रैक का सबसे निचला पॉइंट है, यानी इस पूरी ट्रैक में यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होगी। आमतौर पर हमें पसंद है कि अपने सिनेरियो में सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी को 0 कहें जब भी हम अर्थ के सबसे करीब हों। तो हम बस ये कह सकते हैं कि ये 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और इसका मतलब है कि हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है और आपकी रफ्तार भी मैक्सिमम होगी। अगर हमें यहाँ मास और बुलंदी मालूम हो तो हम वैल्यूज़ डालकर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं और फिर इसके नतीजे में हम यहाँ काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं और फिर रफ्तार भी मालूम कर सकते हैं। इसी तरह एनर्जी कंजर्वेशन इस्तेमाल करके हम रफ्तार मालूम कर सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं जब ये चीज़ यहाँ होगी तो कैसी लगेगी? क्या आप इस खास जगह पर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी और रफ्तार का अंदाज़ा लगा सकते हैं? अच्छा, तो आइए देखते हैं। जब आप यहाँ हैं तो मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि ये ऊपर नीचे जाती है, मुझे इसकी फ़िक्र नहीं करनी। मेरे लिए बस ये अहम है कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी ये ऊपर जा रही है, इसकी बुलंदी ज़्यादा है। ज़्यादा बुलंदी का मतलब है ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी, जिसका मतलब है कम काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ रफ्तार कम होगी। और फिर आखिरी सवाल ये हो सकता है कि क्या ये इस हिल को पार कर पाएगी? फिर से क्यों ना आप थोड़ा रुक कर सोचें। ठीक है, जब ये यहाँ ऊपर जाती है तो देखें कि ये इस खास बुलंदी पर आती है,
तो इसके पास पहले जितनी ही पोटेंशियल एनर्जी होनी चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ अरेंजमेंट पर डिपेंड करती है, और जब हम अर्थ के करीब होते हैं तो ये सिर्फ हाइट पर डिपेंड करती है। और चूंकि इसके पास पहले जितनी ही पोटेंशियल एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी लाजमी तौर पर ज़ीरो होगी, क्योंकि टोटल एनर्जी बदल नहीं सकती, यानी इस पॉइंट पर सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में बदल गई है। तो अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी बाकी नहीं रही, इसके पास रफ्तार भी नहीं रही, इसलिए ये आगे नहीं जा सकती। अब आपकी गेंद कभी भी अपनी इब्तदाई बुलंदी से ऊपर नहीं जा सकेगी, और इसलिए अब गेंद वापस रोल होगी और बिल्कुल उल्टा चलती रहेगी, क्योंकि वही चीज़ दोबारा होगी। कहानी आगे बढ़ती है, ये पूरी तरह वापस जाएगी, यहाँ आकर रुक जाएगी, और यही सिलसिला चलता रहेगा हमेशा हमेशा के लिए, क्योंकि मेरे सिस्टम की टोटल एनर्जी हम मान रहे हैं महफूज रहती है। ये आइसोलेटेड है, यही हम फर्ज कर रहे हैं, तो यही होता रहेगा। लेकिन जाहिर है आपके रोज़मर्रा के तजर्बे से आपको पता होगा कि चीज़ें हमेशा चलती नहीं रहती, आखिरकार वो रुक जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि हमारा सिस्टम असल में आइसोलेटेड नहीं है, ये अपने माहौल के साथ एनर्जी का तबादला कर रहा है। मिसाल के तौर पर जब गेंद यहाँ नीचे आती है तो फ्रिक्शन की वजह से हीट बनती है, यानी यहाँ थर्मल एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी कहाँ से आ रही है? ये इसी सिस्टम की टोटल एनर्जी से आ रही है। तो आइए एक मिसाल देखते हैं। तो जब आप यहाँ से यहाँ जाते हैं, फर्ज करें यहाँ काफ़ी थर्मल एनर्जी पैदा हुई, इस वजह से टोटल एनर्जी कम होती जाएगी। हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी कम होती जाती है क्योंकि ये इस ढलान में जा रही है। जब ये यहाँ तक पहुँचती है तो टोटल एनर्जी यहाँ की टोटल एनर्जी से कम होगी। इसका मतलब है कि यहाँ काइनेटिक एनर्जी यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी से कम होगी। तो ये कुछ इस तरह नज़र आ सकता है, यानी यहाँ रफ्तार आइडियल केस में जितनी हमने सोची थी इससे कम होगी। अब यही सिलसिला चलता रहेगा, जैसे जैसे ये चीज़ यहाँ आगे बढ़ती है ये अपनी एनर्जी खोती जाएगी, टोटल एनर्जी कम होती जाती है, क्योंकि आप जानते हैं ये यहाँ थर्मल एनर्जी की सूरत में बाहर निकल जाती है, और शायद जब ये यहाँ तक पहुँचे तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी ख़त्म हो चुकी हो। अब जब गेंद यहाँ आती है तो क्या आप सोच सकते हैं कि इंडिकेटर्स दोबारा कैसे नज़र आएंगे? यहाँ इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, इसके पास थोड़ी सी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो देखें काफ़ी सारी एनर्जी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है, ये तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचेगी। अब जब ये वापस मुड़ती है तो ये मज़ीद एनर्जी खोती जाएगी और आखिर में इसकी सारी एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, ये कहें यहाँ आकर कहर जाएगी। और फिर से अगर हमें पता हो कि यहाँ कितनी थर्मल एनर्जी यहाँ ज़ाय हुई है तो मैं इसे यहाँ से माइनस कर सकती हूँ और मैं जान सकती हूँ कि बाकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी बची है, और इसी से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि ये बुलंदी कितनी होगी। कमाल है ना? लेकिन एनर्जी कॉन्जर्वेशन से हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मरकरी का सन के गिर्द ऑर्बिट देखें। अगर आप मरकरी और सन को अपना सिस्टम माने तो तकरीबन ये सिस्टम किसी और चीज़ से इंटरैक्ट नहीं कर रहा। बाकी सारे ऑर्बिट्स या दूसरे प्लैनेट्स काफ़ी दूर हैं, यहाँ वैक्यूम है, तो हम अपना सिस्टम आइसोलेटेड मान सकते हैं, तो टोटल एनर्जी लाजमी कंसर्व होगी। अब इसी को इस्तेमाल करके यहाँ की रफ्तार प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, अगर आप इस जगह को देखें तो इस पूरे ऑर्बिट में हम सन के सबसे करीब यहाँ हैं। जब आप किसी प्लैनेट या स्टार के करीब होते हैं तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, क्योंकि आप सबसे करीब हैं, इसलिए आपके पास सबसे कम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं जानती हूँ कि यहाँ इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। अब क्या होता है जब मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ? देखें, अब मैं सन से थोड़ी दूर हो गई हूँ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, काइनेटिक एनर्जी कम होनी चाहिए, रफ्तार यहाँ से थोड़ी कम होगी। अब क्या होता है जब मैं यहाँ से यहाँ जाती हूँ? इस जगह देखें, मैं इस पूरे ऑर्बिट में सन से सबसे ज़्यादा दूर हूँ, तो मेरे पास पूरे ऑर्बिट की सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है और पूरे ऑर्बिट की सबसे कम काइनेटिक एनर्जी है।
तो यहाँ मेरी रफ्तार सबसे कम होनी चाहिए। और फिर यही चीज़ उल्टी सिमत में भी जारी रहती है। रफ्तार जाहिर है कि बढ़ेगी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि मैं करीब जा रही हूँ, तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, रफ्तार भी ज़्यादा होगी। और इसीलिए देखें, जैसे ये यहाँ से यहाँ जाती है, रफ्तार कम होती है और फिर रफ्तार दोबारा बढ़ती है। हमने ये पहले भी देखा था, है ना? हमने ये पहले फोर्सेस के ज़रिए एनालाइज किया था और हमें डायरेक्शंस वगैरह के बारे में सोचना पड़ा था। लेकिन देखें, सिर्फ काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल करना कितना आसान और कितना खूबसूरत तरीका है। लेकिन एनर्जी कॉन्जर्वेशन अभी ख़त्म नहीं हुई। आइए एक और मिसाल देखते हैं। इस बार हम चाहते हैं कि दो न्यूक्लियाई को आपस में टकरा दें, ठीक है? तो आपके पास दो पॉजिटिव न्यूक्लियाई हैं जो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। जैसे ही वो एक दूसरे के करीब आते हैं, कूलम रिपल्शन की वजह से वो आहिस्ता हो जाएंगे और आखिरकार एक ख़ास फासले पर आकर रुक जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हम ये मालूम करें कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या है। फ़र्ज़ करें हमें दोनों न्यूक्लियाई की इब्तिदाई काइनेटिक एनर्जी दी गई है। और आप सोच रहे होंगे कि हमें इस बात की परवाह क्यों करनी चाहिए कि ये किस डिस्टेंस तक आकर रुकेगा। इसकी वजह यह है कि अगर ये काफ़ी करीब आ जाए, अगर ये आर वैल्यू काफ़ी छोटी हो, तो न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट कर लेगी और वो आपस में फ्यूज़ हो जाएंगे। अगर आर वैल्यू काफ़ी छोटी ना हो तो वो न्यूक्लियर रेंज में नहीं आएंगे और फ्यूज़ नहीं हो सकेंगे। तो ये वाकई बहुत अहम मसला है, ख़ास तौर पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कैलकुलेशंस वगैरह के लिए। तो फिर दोबारा हम ये कैसे करें? हम कैसे मालूम करें कि ये क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगा? बिल्कुल वही तरीका जो पहले क्या था। हम न्यूक्लियाई को अपने सिस्टम का हिस्सा मान लेते हैं और फिर देखें, माहौल में और कुछ भी नहीं है, तो हमारा सिस्टम बिल्कुल आइसोलेटेड है, इसलिए हमारे सिस्टम की टोटल एनर्जी कंसर्व रहती है। तो अगर मैं इसे अपनी इब्तिदाई हालत मान लूँ, इसे इनिशियल कह दूँ, और इसको अपनी आखिरी हालत मान लो, यानी फाइनल केस, तो टोटल इनिशियल एनर्जी बराबर होनी चाहिए टोटल फाइनल एनर्जी के। अब टोटल इनिशियल एनर्जी क्या है? वो ये है इब्तिदाई पोटेंशियल एनर्जी। इस बार पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक है, तो हम इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगी, जमा इब्तिदाई काइनेटिक एनर्जी, जो बराबर होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जमा फाइनल काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो दोबारा यहाँ हमें क्या पता है? इब्तिदाई पोटेंशियल एनर्जी। आप सोच सकते हैं कि शुरू में ये दोनों बहुत दूर हैं, इतने दूर कि इनमें हार्डली कोई इंट्रैक्शन है। आप सोच सकते हैं कि इनके दरमियान फासला लामतना ही है। और आपको याद होगा कि जब चार्जेस लामतना ही फासले पर हों, तो हम कहते हैं कि इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है। तो इस वक्त पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है। आखिर में मैं जानती हूँ कि जब ये एक दूसरे के बहुत करीब आ जाएंगे, बिल्कुल करीब, तो उन्हें रुक जाना चाहिए। उनकी काइनेटिक एनर्जी आखिर में ज़ीरो हो जाती है। तो हमें बस ये दोनों बराबर करने हैं। तो टोटल इब्तिदाई काइनेटिक एनर्जी हमें दी गई है, यानी ये बस K1 जमा K2 है। इसे हम ऐसे ही लिख लेते हैं। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? दोबारा आप इसे देख सकते हैं। हमें याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन होता यह है कि किसी भी फासले पर पोटेंशियल एनर्जी दी जाती है इस तरह, कूलम्स कांस्टेंट के ज़रब Q1 Q2 तकसीम बर R। हमें K1 और K2 की वैल्यूज़ मालूम हैं, हमें कूलम्स कांस्टेंट और चार्जेस भी मालूम है। हम बस वैल्यूज़ डालकर R कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्यों ना आप वीडियो पॉज करें और ख़ुद कोशिश करें। अच्छा, तो अगर मैं इसे R के लिए रीअरेंज करूं, तो मुझे मिलता है R बराबर है कि Q1 Q2 तकसीम बर K1 जमा K2। और Q1 और Q2 यहाँ चार्जेस हैं, और चूंकि दोनों के पास सिर्फ एक एक प्रोटॉन है, तो यहाँ चार्ज है T और E, तो आपको मिलता है E और E, यानी E स्क्वायर्ड।
और अगर मैं सारी वैल्यूज़ डाल दूँ तो हमें मिलता है। और अगर मैं ये नंबर्स सिंप्लीफाई करूँ तो मुझे तकरीबन 4.61 ज़रब 10 की ताकत 9 और न्यूमरेटर में 38 और 30 है जो डिनोमिनेटर में चला जाता है। डिनोमिनेटर से जो न्यूमरेटर में जाता है वो +13 है, तो मुझे मिलता है 16, तो मुझे मिलेगा। ये मेरी आर की वैल्यू है। अब पता चलता है कि ये इतनी छोटी है कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो सकती है। और देखें, सिर्फ पेन और पेपर के साथ मैं वाकई ये प्रिडिक्ट कर सकती हूँ कि न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे या नहीं। है ना ये कमाल की बात? और ये आइडिया तो एटम्स के अंदर फिजिक्स करने में भी बहुत काम आता है। मिसाल के तौर पर अगर आप हाइड्रोजन एटम को देखें तो आप इस मॉडल से वाकिफ होंगे जिसमें सेंटर में प्रोटॉन होता है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। अब अगर आप इसे और ज़्यादा एनर्जी दें तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले लेता है और हम कहते हैं कि वो एक हायर ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। लेकिन चूंकि वो वहाँ ज़्यादा देर नहीं रह सकता तो वो वापस जंप करता है, और जब ऐसा होता है तो एनर्जी का जो फ़र्क होता है वो फोटॉन की सूरत में खारिज हो जाता है। और ये एनर्जी रिलीज एटम के एनर्जी लेवल्स पर डिपेंड करती है, यानी ये किसी खास एटम की पहचान बन जाती है। तो एक्साइटेड एटम्स से निकलने वाले फोटॉन्स को देखकर मैं ये भी जान सकती हूँ कि हम किस एटम को देख रहे हैं। यही तरीका है जिससे हम दूर दराज स्टार्स और सन से आने वाली रोशनी को एनालाइज करते हैं, और एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को भी मिसाल के तौर पर, और हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस मटीरियल से मिलकर बना है। तो एनर्जी कॉन्जर्वेशन का आइडिया बहुत दूर तक असरअंदाज होता है।